मंजिलें अगर आपकी खूबसूरत हो ना तो सफ़र करने का मज़ा ही अलग होता है। ऐसी टीचिंग्स, कुछ ऐसे लेसन्स जो मैंने सीखे इस बार उम्रा करते वक्त, वो सब बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो जो है ना, हमारा सफ़रनामा एपिसोड 2 है। आज की वीडियो थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें रख लें अपने साथ खाने पीने की और इस वीडियो को एंजॉय करें टिल दी एंड। ब्लॉग के अंदर ना मैंने सारी चीज़ें आपको उम्रा से रिलेटेड और सफ़र से रिलेटेड बताई, और जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो भी बताई। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 में मैंने आपको दिखाया था कि हमने एहराम वगैरह पहन लिया है। सो उसके बाद अब हम फ्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे कि जी कब हमारा एरोप्लेन आएगा और हम उस पर बैठेंगे। तो तब मेरी नज़र पड़ी सामने इस शॉप पे। मैंने कहा कि कुछ खा लेते हैं, लेकिन जब मैंने इनका मेन्यू देखा और उसकी प्राइसेस देखी और अपने पास पैसे देखे तो फिर मैं चुप होकर साइड में बैठ गई। मैंने कहा रहने दो, जो हमें PIA वाले खिलाएंगे हम वही खा लेंगे। और अब PIA वाले हमें क्या खिलाएंगे वो भी मैं देखना चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी PIA के खाने की। सो मैंने कहा खा के देखते हैं। खैर उसके बाद जी हम जा रहे हैं बोर्डिंग की तरफ। तो क्या है ना, एयरपोर्ट का जैसे मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में आपको बताया था कि इतना ज़्यादा अमेजिंग है ना, लेकिन इनकी प्राइस इतनी डबल ट्रिपल होती है। आई डोंट नो वाई ये लोग इतना क्यों चार्ज करते हैं, इतना ज़्यादा क्यों लेते हैं। हो सकता है किराया वगैरह ज़्यादा लेते होंगे ना, ऑफ कोर्स ही बात है। खैर उसके बाद जी ये हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। इसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, इसको सीढ़ियाँ तो नहीं कहते। अच्छा, PIA में ना बैठते वक्त मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा खौफ था। लास्ट टाइम हालांकि मैं जब उम्रा करने गई थी तो इतना मुझे डर नहीं लगा था फ़्लाइट के अंदर जितना मुझे इस बार लग रहा था, क्योंकि मैंने PIA का नाम सुना था। पता नहीं क्यों एक अजीब सा वहम था। हर कोई कहता है जी PIA के जहाज़ पुराने होते हैं, इनमें काफ़ी टर्बुलेंस होती है। खैर वो तो हर जहाज़ में होती है, लेकिन फिर भी। अच्छा, अब बात करते हैं PIA के खाने की। जैसे ही खाना आने वाला होता है ना, आपको ना हर जगह खुशबू आती है अंदर फ़्लाइट के। सो इसके अंदर जो था ना पुलाव समथिंग कुछ था फीका सा, और उसके साथ कुछ सालन सा उन्होंने दिया था, और साथ में खीर दी थी सवैयों वाली, और दही दी थी, ठीक है। और बाद में उन्होंने चाय हमें दी थी, ठीक है। जो लोग चाय का नशा करते हैं ना, उनके लिए ये बिल्कुल थोड़ी है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं ना तो इसमें आपका पेट भरने वाला नहीं। क्योंकि मेरी अम्मी को भी चाय ज़्यादा पसंद है, तो वो कहती हैं थोड़ी सी चाय ज़्यादा हो तो अच्छा है। खैर साथ साथ मैं देख रही थी कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं। अच्छा, मुझे बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि अच्छा हम इस मुल्क के ऊपर से गुजर रहे हैं, ये है वो है। लेकिन आप यकीन करेंगे इतनी ख़तरनाक किस्म की टर्बुलेंस हुई थी ना कि मैं तो डर गई थी। मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी या तो हम मक्का जाएंगे या तो सीधे जन्नत ही जाएंगे हम लोग। तो यही होता है ना, डू और डाई वाला सीन होता है। या तो आप वहाँ पहुँचोगे या आप कहीं और ही चले जाओगे। हम सेफली जिद्दा एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं, सही है। और तकरीबन 4 घंटे का सफ़र होता है हमारा, लेकिन ये बहुत लंबी फ़्लाइट होती है और मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आती, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा होता है। सच बताऊं बहुत डर लगता है मुझे। हमारी जो फ़्लाइट थी ना वो 1 बजे के करीब थी, और हम पहुंचे थे से 5, साढ़े 5, 6 बजे के करीब जिद्दा पे। 4 बजे का टाइम था सऊदी अरब का। बाद हम बस में बैठे मक्का के लिए, जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूड था। तकरीबन 2 घंटे लगे मक्का पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा, फिर तकरीबन रात ही हो गई थी। सो ये जो कुछ क्लिप्स हैं वो मैंने डे टाइम के ऐड कर दिए, क्योंकि मैंने उस वक्त रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो जो हमारा फर्स्ट उम्रा था वो रात के वक्त का था। आप सबको पता है कि जो आपकी फ़र्स्ट नज़र होती है ना, कहते हैं कि आप जब पहली दफ़ा खाना काबा को देखते हो ना, तो आप जो भी दुआ मांगते हो ना वो कबूल होती है। मेरा जो एक्सपीरियंस था ना फर्स्ट टाइम खाना काबा को देखने का, जो मेरा एक्सपीरियंस था खाना काबा को फर्स्ट टाइम देखने का, वो ये था, मुझे ऐसा लगा मेरे ना जिस्म से जान निकल गई है, रूह ना बिल्कुल निकल गई है। एक अजीब सी फीलिंग होती है, और कहते हैं कि जो दुआ आप मांगे वो कबूल हो जाएगी। यकीन करें आप कोई दुआ नहीं मांग सकते उस वक्त। आप दुआ मांगना चाहेंगे भी आप नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि आपकी नज़रें ठहर ही नहीं पाएंगी। इतना जलाल, इतना जो है वो शान और शौकत वाला है खाना काबा। आप बिल्कुल भी नहीं देख पाते उस वक़्त, और आंखों से आंसू जारी होते हैं, और आपको लगता है कि कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते। उम्रा का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो एहराम पहनना होता है, फिर उसके नफिल पढ़ने होते हैं, दिन आपने तवाफ़ करना होता है। हमने तवाफ़ कर लिया था, उसके बाद मकाम इब्राहिम के सामने हमने तवाफ़ के 2 नफिल पढ़ लिए थे। एंड देन हम अब जा रहे हैं जमज़म पीने। जमज़म जो है आपको मताफ़ में हर जगह मिल जाता है, लेकिन क्योंकि हम सही करेंगे तो इसलिए हम वहीं से ही आबे जमज़म पी लेंगे। तो ये भी एक स्टेप होता है आपका उम्रे का, कि आपने जमज़म पीना है खाना काबा की तरफ मुँह करके।
सबसे बेस्ट क्या बात होती है कि जब हम वहाँ होते हैं ना तो हम जी भर के जमजम पीते हैं, जमजम सिर्फ जमजम ही पी रहे होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ वापस आते हैं ना तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं ताकि ख़त्म ना हो जाए, मतलब दिल भी नहीं करता कि पिए ताकि ख़त्म ना हो जाए। वहाँ पे हम ऐसे आम जाम जमजम पी रहे होते हैं। खैर हमने जमजम पी लिया खाना काबा की तरफ मुँह करके, उसके बाद जी हम जा रहे हैं अब सही की तरफ। अच्छा, सही करने के वक्त जब हम जा रहे होते हैं ना तो इस तरह की एक स्लाइड होती है जो सफ़ा की तरफ जा रही होती है। ठीक है, सफ़ा की तरफ जो जा रही होती है ना, यहाँ पे जो टाइल लगी हुई है ना ये ऐसी है कि जो थोड़ा सा आपके पैरों में चुभती है। जब आप सही के वक्त चक्कर काट रहे होते हो ना तो ये आपके पैरों में चुभ रही होती है, तो ये थोड़ा सा दर्द देती है। मैं समझती हूँ कि उम्रा करना आसान है, लेकिन उम्रा के सारे स्टेप आसान है, लेकिन सही मैं समझती हूँ जो सही करना होती है ना, सफ़ा मरवा की सही, वो आपका पूरा दम निकाल देती है। चाहे आप जितने भी जवान हो, जो भी हो, फिर भी जो है ना आप सही करते वक्त थोड़ा तो हड़बड़ाओगे सही, क्योंकि सही का जो चक्कर होता है वो बहुत बड़ा होता है। ऊपर से जो स्लाइड और ये टाइल लगी हुई है ना ये काफ़ी पेनफुल फील कराती है। खैर सफ़ा से आपने स्टार्ट करना होता है चक्कर, पहले आपने दुआ करनी होती है, खाना काबा की तरफ देख के कुछ पढ़ना होता है, कुछ दुआएं हैं। ठीक है, इस्तिलाम की तरह समझ लें आपने करने हैं। उसके बाद जी आप सफ़ा से चलते हो मरवा की तरफ, फिर मरवा से सफ़ा, फिर सफ़ा से मरवा, इस तरह से करते करते आपने 7 चक्कर काटने होते हैं। आपने सफ़ा से स्टार्ट करना है, आपके जो 7 चक्कर हो वो मरवा पर एंड होने चाहिए। ठीक है, और ये जो होता है ना आपका समझ लें कि सेकंड लास्ट स्टेप होता है उम्रे का। और आप में से जब भी कोई भी उम्रा करने जाए ना तो वॉक जो है आपने लाजमी करनी है। पहले 1 महीना पहले आपने वॉक करना स्टार्ट कर लेनी है, क्योंकि आप जैसे ही वहाँ जाते हो और एकदम से करते हो ना, फिर यकीन करें कि आपकी जो एनर्जी है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है। आप जब फर्स्ट उम्रा करके बाहर निकलते हो ना, अब आप कहते हो वल्लाही ये बहुत मुश्किल है, फिर आप कहते हो हज कितना मुश्किल होगा, लेकिन वही के मुशक्क़त करते हैं तभी तो अल्लाह को ये सारी चीज़ें पसंद है ना। हमारी सही कंप्लीट हो गई, अब हम मरवा पे हैं। अच्छा, मरवा से आपने ना इस तरह से इस गेट से इस तरह से निकल जाना है। ठीक है, फिर दूसरी तरफ इंटर होके आपने जाना है। ठीक है, अगर आपके पास सीजर नहीं है, कैंची नहीं है बाल काटने के लिए, तो ये सामने डस्टबिन जो पड़ा है ना ग्रीन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमेशा कोई ना कोई सीजर रख के जाता है, कैंची रख जाता है ताकि आप बाल काट सको। अपने किसी महरम से भी अपने बाल कटवा सकते हो, आप खुद भी एक दूसरे के काट सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आप पहले किसी से कटवा लें जिसने उम्रा कंप्लीट कर लिया हो, ही आप किसी और के बाल काट सकते हो। ठीक है, सो ये है जी मकाम इब्राहिम। सही और कसर या हल्क कराने के बाद आपने नफिल पढ़ने होते हैं शुक्राने के। एंड देन हमें काफ़ी टाइम हो गया था तो हमने नमाज फजर भी वहीं पर ही अदा की, और उसके बाद हमने कहा कि हम होटल की तरफ जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है जब आप उम्रा कर लेते हो आप इतने थक जाते हो कि आप फिर वापस आने का थोड़ी देर के लिए नहीं सोच सकते, क्योंकि थोड़ा आराम भी करना होता है। फर्स्ट डे जब आप आते हो सफ़र का, एक तो थकान काफ़ी होती है सफ़र की, ऊपर से आप उम्रा करते हो तो काफ़ी थकान हो जाती है। तो इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ी सी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी आप इतनी करके आइएगा कि आपको ये चीज़ें ना थकाएं, बल्कि आप अपना एक एक जो है वो चीज़ एंजॉय करो इबादत की। इतनी खूबसूरत सुबह होती है मक्का की, मदीना की, आप यकीन करें आपका दिल इसी में खुश हो रहा होता है। खैर ये हमारा दूसरा दिन है और आज मैं आपको लेकर चलती हूँ बर्थ प्लेस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाए पैदाइश। पे हम लोग सही करते हैं ना, वहीं से ही आप बर्थ प्लेस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा सकते हैं। लास्ट टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मिस हो गई थी, लेकिन इस दफ़ा जो है ना वो मैंने सोच लिया था कि मैंने सारी चीज़ें देखनी हैं, सारे प्लेसेस देखने हैं। अच्छा, मस्जिदुल हराम के अंदर ही आपको इतना कुछ मतलब देखने को मिलता है, और हम मस्जिद ही नहीं घूमते, हमारा फोकस दूसरी चीज़ों में होता है, हम मस्जिद को ही एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो मेरा तो यही था कि मैंने सारी मस्जिद इस दफ़ा देखनी है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी तो नहीं देखी, लेकिन कई ज़्यादा देख ली। जो बर्थ प्लेस की तरफ हम जा रहे हैं ना, इधर हमाम भी होते हैं। ठीक है, इसके करीब करीब हमाम भी हैं, ताकि अगर किसी को बाथ लेना है तो वो बाथ भी ले सकता है। अच्छा, अगर आप कभी भी जाओ ना बर्थ प्लेस की साइड, तो हमेशा शाम के वक्त जाना, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। एक तो पहाड़ी का, ऊपर से मक्का टावर नज़र आ रहा होता है। अच्छा, ये जो है सामने आपको जो एक छोटी सी बिल्डिंग टाइप नज़र आ रही है, ठीक है, येलो कलर की ये वाली, ये है जी बर्थ प्लेस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी की ये जाए पैदाइश है। और अभी जो है ना इन्होंने इसको लाइब्रेरी बना लिया है। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि हम वहाँ से गुजरें, मतलब हमारी क्या औकात है, मतलब हम तो मतलब सोच ही नहीं सकते ना हमारी क्या औकात हो सकती है वहाँ जाने की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें यहाँ पे बुलाया। तो मैं आप सबको कहूँगी कि आप अपने पैसे जोड़ जोड़ कर भी ना उम्रे पे ज़रूर जाएं।
आपकी इस्तात नहीं है तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाएगा। जी अब ये हमारा दूसरा दिन है, अब हम जा रहे हैं ज़ियारतें करने। अब कौन सी ज़ियारतों में मैं जा रही हूँ, मैं आप सबको साथ लेकर जाऊँगी। तो ये जो रास्ते हैं ना वो बड़े ही खूबसूरत है। यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स होते हैं, लग्जरी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया आप इसे सुनती हो ना आपको लग्जरी फील आती है। लेकिन हमारे नबी की ज़िंदगी अगर आप देखें तो बहुत सादा थी और एक मिसाली ज़िंदगी है। मतलब वो चाहते तो उनकी ज़िंदगी कितनी आला हो सकती थी अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने सादा रहना ही पसंद किया और उन्होंने दुनिया की चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, क्योंकि वो हमारे नबी हैं। जो हमारी पहली ज़ियारत है वो है गारे सौर। गारे सौर का आपको वाक़या पता होगा, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर इस गारे सौर में मदीने हिजरत करने के वक्त जो है ना बैठे थे वहाँ जाके, क्योंकि कुफ़ार उनको ढूंढ रहे थे, तो वो गारे सौर में थे उस वक्त। गारे सौर या गारे हिरा पे चढ़ने के लिए आपको 2 से ढाई घंटे होने चाहिए, फिर ही आप ऊपर जा सकते हो। तो इसलिए हम लोगों ने जस्ट दूर से देख लिया। आपको अलग से एक दिन आना पड़ेगा, फिर ही आप ऊपर चढ़ सकते हो, अदरवाइज़ फिर आप इतनी ज़्यादा ज़ियारतें नहीं कर पाओगे। गारे सौर के बाद जो है ना हमने बस के ऊपर ही काफ़ी चीज़ें देख ली थी, जैसे मिना के खैमे होते हैं, मस्जिद निमरा जो हज में एक बार खुलती है, एक बार आज़ान होती है इसमें साल में, वो सारी चीज़ें देख ली। अच्छा जो हमारी उसके बाद ज़ियारत है वो है जबल रहमत। जबल रहमत का अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ मैं आपको। रहमत वो जबल है, वो पहाड़ है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी और उनका फिर से जो है ना मिलाप हुआ था बीबी हवा के साथ, वो फिर से यूनाइट हुए थे। अच्छा जबल रहमत के सामने ना आपको इस तरह बाज़ार सजा हुआ नज़र आ रहा होता है, नीचे काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे ऐसे नहीं बुध बाज़ार वगैरह होती है, बिल्कुल उसी तरह से नीचे नीचे ना उन्होंने बिछाए हुए होते हैं सामान। तो आप यहाँ से बहुत चीज़ें बाय कर सकते हो तबरुक के लिए। जाए नमाज होते हैं, टोपियाँ होती हैं, तस्बियाँ होती हैं, ज्वेलरी होती है और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। वो जड़ी बूटियाँ जो होती हैं जैसे मोहम्मद बूटी, मरियम बूटी, इस तरह से वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं यहाँ पे। और स्कार्फ्स वगैरह होते हैं, कभी कभार तो कपड़े भी होते हैं, जो जुब्बे होते हैं जो अरबी पहनते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा गाउन वगैरह भी आपको मिलते हैं यहाँ पे। सो अगर आपने कुछ चीज़ें बाय करनी है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो, आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं बनिस्बत जो हरम के करीब करीब दुकानें होती हैं उनसे। दूसरी बात, अगर आप जबल रहमत के ऊपर जाना चाहते हो तो सीढ़ियों वाला रास्ता भी है, आप सीढ़ियों के थ्रू भी जा सकते हो। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैंने क्या गलती की थी, मैंने पहाड़ चढ़ लिए थे और मुझे पता ही नहीं चला कि ना मतलब पहाड़ियाँ मुझे नहीं चढ़नी, मुझे सीढ़ियों की तरफ से जाना है, लेकिन मैं बेवकूफ़ी करके पहाड़ियाँ चढ़ के गई थी। ये जो सामने पिलर लगा हुआ है ना, यहाँ पे जो है वो यूनाइट हुए थे। अब यहाँ पे लोग जो है ना ये तस्बीह वगैरह बेच रहे हैं। ये जो पिलर है ना ये तुर्की वालों ने लगाया है, लेकिन लोग क्या करते हैं इसके सामने इतनी दुआएं मन्नतें, इसको गले लगाना करते रहते हैं। तो ये चीज़ें मत किया करें, ये शिर्क है। तो जब बता रहे हैं लोग वहाँ के कि ये जो है तुर्की वालों ने यहाँ पे लगाया है, तो आप क्यों उसको गले लगा रहे हो। लोगों की क्या आदत है, पहाड़ियों पे नाम लिखते हैं, जैसे मतलब ये पहाड़ी इन्हें देगी या ये जगह इन्हें देगी। ये जगह किसकी है, ये जगह अल्लाह की है, तो अल्लाह देने वाला है ना। अच्छा जबल रहमत हमने देख लिया था, उसके बाद जी हम खो गए थे, पता नहीं कितने घंटे के बाद हमें अपनी बस मिली और फिर हम बस पे चढ़ के वापस चले गए। आज हम जा रहे हैं ताइफुल नबरूस। ताइफ सिटी है मक्का का, जो कि काफ़ी ठंडा मौसम वाला शहर है और बहुत ही खूबसूरत भी है। अच्छा वैसे आपको ना मक्का में सिर्फ रेत ही रेत नज़र आती है, लेकिन ताइफ जो है वो ऐसा सिटी है मक्का का जहाँ पे आपको हरियाली नज़र आएगी, क्योंकि आपको पता है कि रेगिस्तान है ज़्यादा सऊदी अरब में, तो आपको हरियाली कम नज़र आती है, लेकिन ताइफ में आपको नज़र आती है। ये ना ऐसा समझ लीजिए जैसे पाकिस्तान का मरी है ना, बिल्कुल ऐसे ही ताइफ है सऊदी अरब का। अच्छा जो बात मैंने सीखी है उम्रा के दौरान, बहुत बातें सीखी हैं, एक बात ये भी सीखी है कि आप ना कभी भी अपने काफिले से जुदा ना हो। आप जिनके साथ आए हैं ना उनके साथ मिल के घूमें, ताकि आप गुम ना हो जाएं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, इतने लोग होते हैं कि आप खो जाते हो, तो फिर आपको ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है। इस टाइम में ना हम काफ़ी चीज़ें घूम सकते हैं, देख सकते हैं, जो टाइम हम एक दूसरे को ढूंढने में लगा लेते हैं। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप खोई थी या नहीं। अब जो है हम आए हैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास की मस्जिद में, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे। ये जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास की मस्जिद है ना, इसके करीब भी आपको काफ़ी बड़ी मार्केट समझ ले देखने को मिलती है। यहाँ पर भी ये चीज़ें, खजूर, चॉकलेट्स, ये तबरुख वाली सारी चीज़ें बाय करने को मिलती हैं। अगर आपने बाय करनी हो तो आप बाय कर सकते हो यहाँ से।
अच्छा, एक दूसरी चीज़ मैंने देखी ना, इस दफ़ा फ्रूट्स वगैरह भी थे और इस तरह से अनार के जूसेस भी मिल रहे थे। वैसे मैंने बाय नहीं किए, लेकिन काफ़ी देखने में अच्छे लग रहे थे, जैसे लिम्का टाइप होता है ना, बिल्कुल वैसे इन्होंने ये सजा के रखे हुए थे। तो अगर किसी ने बाय करना तो वो बाय करे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास मस्जिद के बाद जितनी भी ज़ियारतें आएंगी वो ज़्यादातर बस में ही देखेंगे, लेकिन उसके बाद जी हम एक मस्जिद में जाएंगे, यानी मस्जिद मीकात है, वहाँ जाएंगे और वहाँ से एहराम बांधेंगे और फिर हम जाएंगे उम्रा करने। ताइफ में भी एक मीकात है, तो हम यहाँ से उम्रा करने की नीयत के लिए आते हैं, क्योंकि हमने उम्रा करना होता है। और यहाँ पे मैंने एक स्टॉल देख लिया और वहाँ पे जी मैंने ये काफ़ी चीज़ें देखी, निम्को ये वो। तो मैंने जो है ना, जो वो होते हैं सनफ्लावर के सीड्स होते हैं ना, वो बाय किए, बहुत अच्छे होते हैं खाने में, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने ये 5 रियाल के बाय किए। हमारा जो पैकेज था वो 21 डेज़ का था। पहले की 4 रातें हमने मक्का में गुजारी, उसके बाद फिर हम मदीना गए। मदीना 10 दिन रहने के बाद हम फिर मक्का वापस आए। तो ये जो सारा व्लॉग है ये मक्का का है, लेकिन हम इस बीच मदीना भी गए थे, तो वो मैं मदीना के ही व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। सो आपको पता है कि हम इतनी जगह जाते हैं, इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं, इतना कुछ होता है, लेकिन हम सब कुछ तो ऑफ कोर्स कवर नहीं कर सकते। सो जितना हो सका उतना मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताने की कोशिश की और दिखाया है। खैर उसके बाद जी, अगर आप जबल रहमत जा रहे हैं, ताइफ जा रहे हैं, आपको इस तरह से ना गाड़ियाँ नज़र आएंगी जिनके अंदर ना आइसक्रीम इस तरह से मिल रही होगी। सो आप ये वाली आइसक्रीम लाजमी ट्राई कीजिएगा, कौन वाली खासकर, बहुत अच्छी, बहुत यमी टेस्टी होती है। गेस इसकी जो प्राइस थी वो 5 रियाल थी, सो जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 400 के करीब बन रही थी, 300-400 के करीब बन रही थी, मतलब 300-400 की कौन आइसक्रीम जो कि आपको पाकिस्तान में इजीली 150 रुपये की मिल जाती है। खैर पैसे का फ़र्क तो होता है, पर चीज़ भी अच्छी आपको मिल जाती है। और हाँ, क्योंकि हम अब जाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है, अब ये तो नहीं देखेंगे ना कि पैसा कितना लग रहा है। तो क्या होता है कि हम ना पाकिस्तानी पैसे गिन रहे होते हैं कि 10 रियाल कितने बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस। तो इस तरह क्या होगा कि हम ना कोई चीज़ खा पाएंगे और ना ले पाएंगे। तो अगर आप एक बार जा रहे हो तो दिल थोड़ा इतना बड़ा कर लो, अपना बजट बना लो, मतलब जितने भी आप पैसे ले गए हो कि आप वो खर्च करो। ऐसा ना हो कि आप काफ़ी चीज़ें ना देखो, ना ही खा सको। सो इंजॉय करो इस चीज़ को अपनी हैसियत के मुताबिक, ओवर भी नहीं होना, जितना आप कर सकते हो उतना करो। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का घर है, जो कि आज तक ऐसा ही है, यहाँ पे वो रहा करते थे। सोचे हमारे घर इतने बड़े बड़े होते हैं और फिर भी हम उसमें मुतमईन नहीं रहते, लेकिन देखें हमारे नबियों के सहाबी के घर देखें आप, कितने छोटे छोटे। कहते हैं ना कि मकान कच्चे लोग सच्चे और अब मकान पक्के लोग झूठे। खैर अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अब हम चलते हैं अपने ज़ियारतों की तरफ। अच्छा, ये ताइफ में ना हमने जितनी भी ज़ियारतें देखी हैं ना, वो तकरीबन बस के ऊपर ही देखी हैं। वो काफ़ी दूर दूर थी, तो वो ज़्यादा लेकर जा नहीं रहे थे। अच्छा, ये सामने आपको वाइट कुछ मस्जिद टाइप नज़र आ रही है, ये वो जगह है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए थे ताइफ में। अगर आपको वाक़या पता होगा ताइफ का, तो ये वो जगह है, ठीक है। और ये मस्जिद अली है, और ये जो ना पहली मस्जिद भी कहलाई जाती है। जब आप सफ़र पे निकलते हो ना, और आपके साथ जो लोग होते हैं, चाहे वो आपके फैमिली फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, रिश्तेदार हों, जो भी हों, अच्छा आपको ना सफ़र के दौरान पता चल जाता है सबका कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है। अच्छा, जो सबसे बड़ा सबक मैंने उम्रे के दौरान सीखा है ना, वो यही सीखा है, अपने सब्र और तहम्मुल का साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। क्योंकि उम्रे के अंदर ना आप इतनी चीज़ें फेस करते हो, सिर्फ उम्रा जब आप करने जाते हो ना, तो आप एक अलग एनवायरनमेंट में आ जाते हो। आपने सब्र करना होता है ना, उतना आपसे होता नहीं है। यहाँ पे अपनों के साथ, यानी जानने वाले रिश्तेदार या दोस्त अहबाब के साथ जाना अच्छा होता है, क्योंकि पता है आपको एक सेफ्टी होती है कि साथ है कोई, भाई ऊपर नीचे कोई बात हुई तो साथ है सब। पर ये चीज़ थोड़ी नुकसानदा भी होती है, क्योंकि पता है आपकी ना उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं अपनों से कि भाई ये मेरे इस काम आ जाएगा, ये मुझे वो सामान ला देगा, ये मुझे ये कर देगा, मुझे वो कर देगा, मतलब इस तरह से है ना। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हर किसी को अपने काम होते हैं। हो सकता है आपको कोई इग्नोर कर दे या आप किसी से इग्नोर हो जाए, तो क्या होता है, दिल दुखता है और फिर आपस में रंजिशें होती हैं, फिर आपस में थोड़े से झगड़े होते हैं। तो मैं हमेशा यही एक एडवाइस दूंगी कि आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, जहाँ पे आपके थोड़े दूर से रिश्तेदार हों या दूर के आपके जानने वाले हों। तो मैं यही कहूँगी, या तो आप उम्मीदें ना रखें उनसे, या तो फिर आप उनके साथ ना जाएं। क्योंकि क्या होता है, बाद में फिर इंसान के दिल जो है ना एक दूसरे के लिए वो हो जाते हैं, दूसरे से दिल खफा हो जाता है, और फिर आप इतने पाक सफ़र में एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोच रहे होते। तो फिर अगर आप जाएँ तो आप इससे बातचीत करके जाएंगे,
हैं कि देखें भाई किसी ने किसी से उम्मीद नहीं लगानी, उम्मीद तो फ़कत अल्लाह की ज़ात से ही लगानी। मस्जिद अल मीकात है। अब यहाँ से अपने उम्रा अदा करने के लिए एहराम पहना था और फिर हम मस्जिद अल हराम चले गए थे। ये अब नेक्स्ट डे है। अब हम जा रहे हैं अजीज़िया। अजीज़िया में ना बहुत बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, आप वहाँ जाके शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है तब भी जाओ अजीज़िया। वैसे मैंने सुना था रीज़नेबल प्राइसेस में मिलते हैं, बाकी नहीं, ऐसा नहीं है। अजीज़िया में भी आपको काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आप मेरी तरह पर्स और बैग्स के शौकीन हो ना, फिर तो बजट अपना अच्छा खासा रख के जाना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई पर्स बाय ना करो। और इतने ऑप्शंस होते हैं और आप सोचते हो कि भाई कौन सा बाय करूँ। तकरीबन 100 रियाल के अंदर आपको एक पर्स मिलता है जो कि पाकिस्तानी 7-8 हज़ार बनता है। यहाँ पे आपको काफ़ी कपड़े भी देखने को मिलते हैं, शर्ट्स, पैंट्स वगैरह। पता नहीं क्यों इनके कपड़े अजीब व गरीब होते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते। तो खैर उसके बाद हमने अजीज़िया घूम लिया था और मौसम बहुत ही अच्छा था, फिट था। अब हम जा रहे हैं वापस मस्जिद अल हरम की तरफ, नहीं अपने होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं मस्जिद आयशा। मस्जिद आयशा भी हम एहराम बांधने के लिए ही जा रहे हैं क्योंकि उम्रा अदा करना था। अच्छा, मैंने टोटल 4 उम्रे अदा किए इस बार, और जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैंने जो है 5 उम्रे अदा किए थे। तो मस्जिद आयशा से एहराम बांधा जाता है। बहुत लोगों का इत्तेफाक नहीं है इस बात पे, लेकिन हम एहराम बांधने के लिए गए थे। और ये बहुत ही प्यारी मस्जिद है, हम की हदूद से बाहर है। तो यहाँ पे ना आपको इस तरह से कुरान पाक मिलते हैं पढ़ने के लिए। मस्जिद आयशा का नाम मस्जिद तन्वीम भी था। मस्जिद को मस्जिद आयशा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बीबी आयशा ने हज के दौरान यहाँ से एहराम बांधा था। यहाँ से एहराम बांधने के बाद हम लोग गए उम्रा अदा करने। उम्रा अदा करने के बाद जब हम बाहर निकले, अच्छा जब आप बाहर निकलते हो ना मस्जिद अल हराम से, या तो फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद या फिर जुमे की नमाज के बाद, तो इस तरह से ना नीचे लोग सामान बेच रहे होते हैं रख के कपड़ा। यहाँ पे आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। जाए नमाज होते हैं, तस्बीहां होती हैं, बुरके मिलते हैं, बहुत ही सस्ते सस्ते मिल रहे होते हैं। इवन 10-10 रियाल के बुरके भी आपको मिल रहे होते हैं, जो कि बहुत ही कम प्राइस है। अगर आपने शॉपिंग करनी हो करीब तरीन, तो या तो फजर की नमाज के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तब कीजिए, या तो जुम्मे वाले दिन कीजिए, या फिर इशा की नमाज के बाद। बाहर इस तरह से जो है ना काफ़ी लेडीज़ बैठी होती हैं, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो चीज़ें। और ये वॉचेस वगैरह भी मिल रही होती हैं 10-10 रियाल के अंदर, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हो। मस्जिद अल हराम में ना कुछ नया इन्होंने अच्छा सा बनाया है, एक छोटा सा म्यूजियम टाइप का आप समझ लें। यहाँ पे स्टिचिंग गिलाफ की किस तरह से होती है वो रखा हुआ है। उसके अलावा जो है ना गुस्ल खाना काबा को जिस बर्तनों के साथ दिया जाता है वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। खुशबू जो लगाई जाती है वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं बंद, ताकि आप देख सको कि कौन सी चीज़ें होती हैं। आपको बाबे रकम गेट नंबर 4 पे देखने को मिलेगा सब। मुझे बड़ा शौक होता था कि मैं सारी मस्जिद अल हराम जो है वो घूमूं और देखूं कि किस तरह है, क्या क्या चीज़ें हैं। सो मस्जिद अल हराम ना बहुत खूबसूरत है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, फजर की नमाज से पहले ना अक्सर जो लेडीज़ होती हैं वो ऊपर मस्जिद में आ जाती हैं, और ये कारपेट वगैरह लगे हुए होते हैं ना, यहाँ पे रखे हुए होते हैं, तो यहाँ पे आराम कर लेती हैं। कोई किसी को कुछ भी नहीं करता, कोई किसी को देखता तक नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, सब बस अपने उसमें होते हैं। तो यहाँ पे ना इस तरह से शेल्फ या रैक आपके लोग कुरान पाक के मिलते हैं, जहाँ पे आपको ग्रीन और ब्लू कलर के जो है ना कुरान पाक की जो प्रिंटिंग होती है ना वो नज़र आ रही होती है। पे जमजम के कूलर लगे हुए होते हैं, और दूसरा ना आपको इस तरह की चेयर्स मिलती हैं जिसमें बहुत लोग अक्सर नीचे नहीं बैठ सकते नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वो चेयर्स पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं। पर ना मेरे से एक छोटा सा वाक़या हुआ, मतलब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं घूमूं किसी तरह पूरी मस्जिद, तो मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने आई। मैंने ना हम एक जगह गए, बैठे और देखा ऊपर जो है ना वो एस्केलेटर जा रहा था, और बहुत लेडीज़ जो है ना वो ऊपर वाले फ्लोर पे जा रही थी मस्जिद के ना, तो मैं भी उनके साथ चली गई नमाज़ पढ़ी। अब मुझे जगह ना मिले कि मैं बाहर कैसे निकलूं, किधर से जाऊं, तो उसमें ना मैंने पूरी मस्जिद घूम ली, और मैं नीचे आते आते ना सारी मस्जिद देख के आ गई कि किस तरह है किस तरह नहीं है। तो जब मैं फजर की नमाज़ पढ़ के बाहर जा रही थी ना, तो मैं ये जो ग्रीन गाउन वाली लेडी है ना इनको फॉलो कर रही थी, क्योंकि ये पूछती बाहर जा रही थी और मैं इनके साथ ही जा रही थी कि इनको रास्ता मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा। अल्लाह इन्हें खुश रखे, इन्होंने मुझे भी रास्ता दिखा दिया और ये खुद भी बाहर चली गई। अच्छा, और दूसरी बात, आपको ना मस्जिद अल हराम के अंदर ना लाइब्रेरी भी मिलती है, तो आप लाइब्रेरी में भी जा सकते हो। ये मेरी रह गई, मिस हो गई, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो लाइब्रेरी भी जाऊंगी। अच्छा, जब मैं मस्जिद के अंदर इंटर हुआ करती थी ना, तो हमेशा सीढ़ियाँ देखती थी। मैं कहती थी सीढ़ियों पे कौन चढ़ता होगा, कौन किधर से निकलती हैं। तो खैर इस दफ़ा फिर मैंने वो भी देख लिया कि किस तरह से है सारा सीन। तो आपने ना पूरी मस्जिद देखनी है। अभी छत भी है जिस पे लोग जाते हैं ऊपर, तो वो मैंने नहीं देखी थी,
लेकिन इंशाल्लाह जब फिर जाऊंगी तो ज़रूर देखूंगी। आप में से कोई भी उम्रा करने जाए, अगर आपकी इस्तिताअत हो तो आप ना अपने लिए एक ऐसी चेयर लें और मस्जिदुल हराम में वक्फ़ कर लें या फिर मस्जिद नबवी में वक्फ़ कर लें। क्या होगा कि आप कोई भी इसके ऊपर जब बैठ के नमाज़ पढ़ेगा तो आपको उसका ना अजर मिलेगा। तो ये एक लाइफ टाइम सदका जारिया है जो कि आप कर सकते हो। हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, सारे पैसे उसमें उड़ाते हैं, लेकिन हम अपने आखिरत के लिए कुछ नहीं करते। तो ये सदका जारिया आप करें अपने लिए, क्योंकि इसी का ही सवाब आपको मरते दम तक और मरने के बाद भी मिलेगा। तो आप जो है ना किसी भी शॉप से इस तरह की चेयर्स जो है वो 25 रियाल तक मिल जाती हैं, बाय करें और वो आपको खुद ही वक्फुल हरम लिख के देते हैं और फिर आप जाके हरम में वहाँ पे लगा दें। मेरा मकसद जो है यहाँ पे कोई शो ऑफ करना नहीं, बल्कि एक मैसेज देना है कि आप अपने लिए कुछ करें। अच्छा, इस तरह से जो है ना लिखा होता है इस चेयर पे, और यहाँ पे जो सारे चेयर्स हैंग हुए होते हैं तो आप इनको यहाँ पे हैंग कर सकते हो, और जो भी आएगा नमाज के वक्त चेयर उठा के जाएगा और नमाज पढ़ेगा तो आपको इसका अजर मिलेगा। फिर चलते हैं मेरे मोस्ट फेवरेट प्लेस जो कि है क्लॉक टावर। उसके अंदर मेरे ना बहुत शौक था कि इसके अंदर जाना है और देखना है आखिर क्या है इसके अंदर, क्योंकि क्लॉक टावर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है कि दूर दूर से भी आपको ये नज़र आ रहा होता है। तो मेरा ये था कि देखो इसके अंदर क्या है। अच्छा, इसके अंदर ना एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है, लग्जरी शॉपिंग मॉल, जो कि वहाँ के लोकल्स के लिए तो हो सकता है अफोर्डेबल हो, लेकिन हम पाकिस्तानी या इंडियन वगैरह के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, कि यहाँ पे हर चीज़ काफ़ी महंगी मिलती है। जैसे ही इंटर कर रही थी तो मुझे दिखा सेफोरा, और मैंने जैसे ही सेफोरा को देखा मैं भागी इसकी तरफ, क्योंकि मैंने बहुत सेफोरा का सुना हुआ था। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम चांस मिला सेफोरा के अंदर जाने का, तो मैंने कहा इस चांस को मिस नहीं करना। और ख़ासकर जो गर्ल्स मेकअप लवर है ना, उनके लिए तो भाई ये कोई मेकअप हेवन से कम नहीं है। सारे वो ब्रांड्स थे जो मैं यूट्यूब पे देखा करती थी, इंस्टाग्राम पे देखा करती थी। तो यहाँ पे सारे टेस्टर पड़े हुए थे, तो मैंने ना काफ़ी चीज़ें ट्राई भी की, क्योंकि मैंने कहा कि तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैं पता नहीं कब बाय करूँ। तो फ़िलहाल जो है मैं इनको ट्राई करके देख लेती हूँ कि ये कैसे हैं। यहाँ पे टू फेस्ड की चीज़ें थी, टार्ट की चीज़ें थी, हुदा ब्यूटी थी, मतलब हर बड़ा ब्रांड जो हम यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना, सब कुछ था। मतलब जब मैं गई ना मेरी खुशी की इंतहा थी, क्योंकि ये हमारा लास्ट डे था जिस दिन मैंने क्लॉक टावर घूमा। मैं अपनी अम्मी को पकड़ के ले गई, मैंने कहा अम्मी आज तो क्लॉक टावर घूमना ही घूमना है हमने। अच्छा, ये शनेल है, यहाँ पे शनेल का मेकअप था, मतलब तकरीबन सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं ना सारे थे यहाँ पे। जैसे कि आप सबको पता है कि अरब्स जो है वो कितने ज़्यादा सेंट के, फ्रेगरेंस के शौकीन होते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे परफ्यूम मिल रहे थे। मैं हमेशा सोचती होती थी कि एक लिपस्टिक 7-8 हज़ार की, 10 हज़ार की आखिर कैसे होगी, इसमें क्या होगा ऐसा, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है। लेकिन नहीं भाई साहब, जब मैंने हुदा ब्यूटी ट्राई की ना, मेरे तो होश ही उड़ गए। मतलब इतनी कोई मक्खन मलाई वाली ब्लेंडिंग हो जाती थी ना, अदरवाइज़ आप कोई भी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं तो वो ब्लेंड भी नहीं होती हैं या फिनिश भी नहीं आती। लेकिन इनकी जो पिगमेंटेशन थी, इनकी जो ब्लेंडेबिलिटी थी, जो मतलब क्वालिटी थी ना, आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स, क्योंकि ये इतने हाई क्वालिटी के थे। मैं कहती हूँ कि आपका एक एक रुपया जो है ना वो बाकायदा वर्थ था। खैर यहाँ पर मैंने कहा चलो मैं हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक लगा लेती हूँ, और मैंने एक रेड कलर की लिपस्टिक उठाई और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं। बहुत ही अच्छी थी और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो गई। और फिर इस तरह से मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की, और मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं सेफोरा से निकलूँ। ये सोच रही थी कि काश मैं पहले दिनों में आ जाती तो रोज़ यहाँ से मेकअप करके जाती। खैर ये मजाक था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, मतलब हर एक चीज़ बहुत परफेक्ट थी। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैंने हरम के नज़दीक जितने होटल्स हैं, जितने शॉपिंग मॉल्स हैं या शॉपिंग सेंटर्स हैं के अंदर जाना है। तो क्लॉक टावर जो है उसमें से एक था जिसमें मुझे जाने का था शौक़। तो मैं पहले भी गई थी, लेकिन मैं दूसरी साइड से गई थी। सो अब इस दफ़ा मैं फ्रंट से गई थी, तो मुझे जो है ना काफ़ी चीज़ें देखने को मिल गई। ये था कि मुझे ना क्लॉक टावर के लास्ट फ्लोर तक जाना है, मैंने सारा देखना है। सो ये जो एक अरब वुमेन थी वो हाई कर रही थी सो सबको। ओके, तो अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर, और अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। सेकंड फ्लोर पे ना ये एक शॉप थी जहाँ पे कपड़े वगैरह मिल रहे थे। अच्छा, ये जो कपड़े थे ना, इनके साथ ये डॉल्स भी थी, मतलब ये बच्चों के कपड़े थे और अच्छे थे काफ़ी। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनके कलर पता नहीं क्यों से डल से होते हैं, मतलब जैसे पाकिस्तान में कपड़े होते हैं ना ब्राइट से अच्छे खिले खिले कलर,
वैसे सऊदी अरब में मुझे लगता है नहीं है। जब हम देखते हैं ना तो हम कहते हैं यार ये कैसा कलर है। हम लोग इस तरह के कलर्स के आदी हो गए कि हमें वो चीजें अच्छी नहीं लगती। बात ना, मैं जब आ रही थी तो सीधा मेरी नजर पड़ी स्टारबक्स पे। स्टारबक्स की कॉफी पीना समझ ले मेरे विश लिस्ट में था। जब मैं फर्स्ट टाइम उम्रा करने गई तो मुझे ज़्यादा नहीं था पता, लेकिन मैं स्टारबक्स का बहुत ज़्यादा सुना हुआ था। जिस भी सेलिब्रिटी को देखती थी तो स्टारबक्स तो ये था कि आखिर ये स्टारबक्स है क्या, आखिर इसकी कॉफ़ी इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है। तो मैंने कहा भाई मैंने ट्राई करनी है। सो मैं गई स्टारबक्स के एक ब्रांच पे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने 26 रियाल की कॉफ़ी बाय की, कोल्ड कॉफ़ी। ये तो कोई चाइनीज़ आया, उसने मुझसे बात करने की कोशिश ही ना, मुझे उसकी लैंग्वेज समझ आई ना उसे मेरी समझ आई। उसके बाद उन्होंने किसी इंडियन आदमी को भेजा। उन्होंने कहा कि देखें मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, जो यहाँ की सबसे हॉट सेलिंग है ना ने बस मुझे वो देनी है। आप बस जो टेस्ट में भी अच्छी हो और ज़्यादा बिकती भी हो। बहुत बड़ा नाम था भाई कॉफ़ी का, मैं बता भी नहीं सकती, बहुत बड़ा नाम था। तो भाई मैंने पी ली थी, कोल्ड कॉफ़ी थी लेकिन 26 रियाल की थी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2000 बनते थे। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि ज़्यादा जो है ना कड़वी नहीं होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। उन्होंने उसी हिसाब से मुझे दे दी। जैसे ही मेरे हाथ में कॉफ़ी आई ना, यकीन करें मेरी खुशी की इंतहा थी। हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए कॉमन चीज़ होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मतलब अच्छा मोमेंट था कि मैं स्टारबक्स की कॉफ़ी ट्राई कर रही हूँ। अगर मैं पाकिस्तान में 2000 की कॉफ़ी पीती ना, मुझे लगता कि भाई मैंने बहुत ही ज़्यादा पैसे भर लिए। खैर, पर यकीन करें बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस कॉफ़ी थी। वाला गिलास भी जो है ना मैं पाकिस्तान लेके आई थी, संभाल के रखा था। क्लॉक टावर के अंदर आपको काफ़ी कॉस्मेटिक्स की शॉप्स नज़र आएंगी, डिफरेंट प्राइजेस। 100 रियाल से अबव ही थी, मतलब उससे कोई नीचे नहीं था। अगर था भी तो वो फिर छोटी मोटी चीज़ें थी। अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इतना ज़्यादा। अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेरी मेहनत लगी है, तो आई होप आप इसको लाइक करोगे। ये जो है ना एक मेकअप बैग था आई गेस, तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। बस एपिसोड 2 यहीं पर ही एंड होती है। मज़ीद वीडियोस आएंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।